47 में भी जनता पार्टी जब बनी थी, तो यहाँ हमारे कलन बैठे हुए हैं, पुराने हैं, अभिलाष जी भी पुराने हैं, सब लोग, हम लोगों को याद है कि जनता पार्टी जो है जेल से छूटे और चुनाव से मुश्किल से 2 महीने 3 महीने पहले ही जनता पार्टी बनी, और विधिवत तो जनता पार्टी जो चुनाव के बाद बनी, लोकदल के सिंबल पे चुनाव लड़े थे। 89 में जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, उसके पहले जो अलायंस बने वो सब 2 महीने 3 महीने पहले ही जाके अलायंस बने, और बड़ौद की जनसभा में देवीलाल जी ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। 96 में तो अलायंस बना ही नहीं था। 96 में अलायंस बना, वो भी बहुत बाद में बना, और 2004 में तो यूपीए का गठन ही चुनाव के बाद हुआ था, मीटिंग हुई थी। तो ये कहना कि अभी से अलायंस बन गए और 24 में अखिलेश होंगे कि नहीं होंगे, कौन होगा कौन नहीं होगा, ये बहुत जल्दबाजी है। कम से कम मैं तो इस तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये सब पैंतरेबाजी राजनीतिक दलों में चलती रहेगी, जिसको कहते हैं मसल फ्लैक्सिंग, एक दूसरे की ताकत, अपनी ताकत दिखाने की और एक दूसरे के साथ दबाव की राजनीति, सौदेबाजी। देखिए, अब वो जो चिट्ठी भेजी गई खड़गे जी की तरफ से, उसमें अखिलेश जी को भी चिट्ठी भेजी गई, उसमें खाली अरविंद केजरीवाल, टीआरएस और एक पार्टी और है, किसको एक्सक्लूड किया, उन 3 पार्टियों को एक्सक्लूड किया है, बाकी सबको चिट्ठी भेजी है, 21 पार्टियों को चिट्ठी भेजी है। उसमें यूपीए के दल भी शामिल है, जो यूपीए से बाहर है वो भी शामिल है। अब दूसरी बात यह है कि अखिलेश जी क्यों शामिल नहीं हुए यात्रा में। देखिए, अखिलेश जी शामिल इसलिए यात्रा में नहीं हुए, पहली बात तो यह है कि ये कांग्रेस पार्टी का अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम है। भले राहुल गांधी कहे कि ये नॉन पॉलिटिकल है, इसका कोई लेना देना नहीं है चुनावी से, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम हमेशा राजनीतिक होता है। वो चाहे अखंड रामायण कराए, चाहे भजन संध्या कराए, वो भी राजनीतिक होती है, अगर राजनीतिक दल के द्वारा कराया जाएगा। तो ये कहना कि राजनीतिक, तो राजनीतिक दल का कार्यक्रम है, और यूपीए में अखिलेश जी नहीं है, इसलिए इसमें कौन से दल शामिल हुए इस यात्रा में? इस यात्रा में वही दल शामिल हुए जो यूपीए का पार्ट है। भाई स्टालिन साहब कन्याकुमारी में उद्घाटन के समय थे। उसके बाद जो है कर्नाटक में देखे जेडीएस के लोग नहीं आए, क्योंकि यूपीए का हिस्सा नहीं है। उसके बाद आप देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग शामिल हुए, एनसीपी शामिल हुई, शिवसेना शामिल हुई, और क्या कहते हैं आपका जो और जो दूसरे दल हैं जो यूपीए से जुड़े हुए हैं, वही शामिल हुए। बाकी गैर यूपीए दल कोई इसमें शामिल इसलिए नहीं हुआ कि जाहिर है राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम है, और सहयोगी धर्म निभाने के लिए यूपीए के दल शामिल हुए। अखिलेश जी यूपीए में नहीं है, जयंत चौधरी यूपीए में नहीं है, इसलिए वो भी शामिल नहीं हुए, लेकिन जयंत चौधरी के लोग खूब शामिल हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब यात्रा गई तो आप जिसके मुंह पे माइक लगाइए वही कहता था हम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है, लेकिन राहुल जी की यात्रा के साथ है। तो ये भी एक अपनी तरह का एक राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कवायद है। अखिलेश जी के न शामिल होने के पीछे एक तो कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था, कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में वो नहीं गए, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेज दी, संदेश भेज दिया। राजनीतिक औपचारिकता कांग्रेस पार्टी ने निभाई और राजनीतिक औपचारिकता अखिलेश जी ने निभा दी। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ने जो सत्ता हासिल की जनता दल के जमाने से, तो कांग्रेस ने ही तो सत्ता ली थी, और उस सत्ता की 89 के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी ने कभी सपा से अलायंस किया, कभी बसपा से किया, वो लगातार इधर से उधर अलायंस करती रही और धीरे धीरे अपनी जमीन खोती चली गई। आज स्थिति है कि 2 विधायक हैं उसके पास और 2% वोट है। अखिलेश जी जानते हैं इस बात को कि कांग्रेस को ज्यादा स्पेस मिल गया, और जो माइनॉरिटी वोट है उत्तर प्रदेश का, वो अगर कहीं कांग्रेस की तरफ घूम गया तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए अखिलेश जी बहुत स्पेस भी नहीं देना चाहते थे कांग्रेस पार्टी की यात्रा को। यह भी एक राजनीतिक कारण था, और यही वजह है कि अखिलेश जी अपनी समाजवादी पार्टी, अपनी एक स्वतंत्र जो उसकी ताकत है उसको मजबूत करने में जुटी है, और ये हर क्षेत्र दल करता है। 24 का चुनाव का जो भी अलायंसेज होंगे, जो भी तस्वीर बनेगी विपक्षी गठबंधन की, वो बनेगी विनीता जी 2023 के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद। अभी फरवरी में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के चुनाव है, वो उत्तर पूर्वोत्तर के चुनाव में इतना असर मुख्य धारा की राजनीति में नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कर्नाटक का चुनाव है। कर्नाटक का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कर्नाटक से आते हैं। दूसरा, इस यात्रा ने सबसे ज्यादा दिन भी कर्नाटक में दिए, 18 दिन। अब आप सोचिए, अगर कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीत जाती है तो ये यात्रा की भी सफलता मानी जाएगी और कांग्रेस की एक ताकत बढ़ेगी, और अगर नहीं जीत पाई, रह गई, तो निश्चित रूप से ये झटका लगेगा कांग्रेस को। उसके बाद फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा में अभी समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच
सीताराम येचुरी का बयान आया है कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो एक अलग तस्वीर बनेगी। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस तीनों जीत जाए तब तो बहुत जबरदस्त उसकी सफलता होगी। अगर 2 जीत ले तो भी सफलता मानी जाएगी। तो ये नतीजे जब आ जाएंगे नवंबर 2023 में, उसके बाद तस्वीर बनेगी कांग्रेस की क्या हैसियत होती है, वो किस तरह से डील करती है अपोजिशन की पार्टियों को, और अपोजिशन पार्टियां उस नतीजों के बाद किस तरह डील करती है कांग्रेस को। तब लेन देन का मामला बनेगा। और एक बात मैं बता दूं आपको, जो मेरा अपना अनुभव है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को लेकर जो रस्साकशी चलती है, या जो नैरेटिव एक बीजेपी की तरफ से चलाया जाता है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इस पे झगड़ा है, मुझे लगता है विपक्ष का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुनाव के बाद ही तय होगा। मैं बता रहा हूं आपको, राहुल गांधी, जहां तक मेरी अपनी सूचना, जानकारी और मेरा विश्लेषण है, राहुल गांधी खुद को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करेंगे और ना वो इस दौड़ में शामिल होंगे। रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार भी शायद चुनाव से पहले अपने को पेश न करें, क्योंकि अभी तो स्थिति ये है कि एक भ्रम बना के रखा जाए कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे 2004 में मनमोहन सिंह आ गए थे। इसी तरह से आप बाकी देख लीजिए, जब भी हुए हैं तो कभी घोषणा हुई है, कभी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है अभी हमको इंतजार करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के नतीजे, अभी पहली परीक्षा उनकी कर्नाटक में होगी, लेकिन अभी कुल मिला के जो एक अवधारणा बन रही है, परसेप्शन बन रहा है, इसका सबसे बड़ा लाभ राहुल गांधी को ये हुआ है कि उनकी एक गंभीर छवि बनी है और लोग उनको गंभीरता से लेने लगे हैं। उनके खिलाफ जो जिस तरह के मजाक और चुटकुलेबाजी और ये सब था, उसको हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। भले उनके कुछ बयानों को लेके बीजेपी के लोग शोर मचाते हो, कुछ करते हो या उस पर विरोध दर्ज करते हो, लेकिन आम जनता में कोई बहुत ज्यादा उसको लेके अब वो उत्साह नहीं जो पहले हुआ करता था। तो इसका फायदा राहुल गांधी को हुआ है और कांग्रेस पार्टी को यह फायदा हुआ है। उसके जो कार्यकर्ता घरों में सोए बैठे हुए थे, जो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए थे, उनको लगता था पार्टी कुछ कर नहीं सकती, क्या करें क्या ना करें, वो सब सड़क पर उतर आए हैं। और जिस तरह अब 30 जनवरी के बाद वो हाथ से जोड़ो हाथ वाला कार्यक्रम लिया जाएगा, उसके बाद इसी साल राहुल गांधी की जो पश्चिम से पूरब की यात्रा की तैयारी हो रही है, ये सब कार्यक्रम जब चलेंगे तो जाहिर है इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।